नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए सीजफायर की। आर्मेनिया और अजरबैजान ने तीसरी बार किया संघर्ष विराम का ऐलान। अजरबैजान ने जारी किया कुब्दाली में कब्जे का वीडियो। तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दिखाई हेकड़ी। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर 27 सितंबर से जारी जंग के बीच अजरबैजान और आर्मीनिया ने तीसरी बार सीज फायर का ऐलान किया है। सीज फायर का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जंग रोकने के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति और आर्मीनियाई पीएम को बधाई, इससे कई जिंदगियां बच जाएंगी। अजरबैजान के गृह मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया है जिसमें अजरबैजान की आर्मी आर्मेनिया के सैन्य सामानों को नष्ट करती दिख रही है। अजरबैजानी सेना ने आर्मेनिया की 2 आर्टिलरी, 1 टैंक, 2 रॉकेट लॉन्चर और कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया है। अजरबैजानी आर्मी ने आर्मेनियाई सेना से सटे कुबादली शहर पर कब्जा का दावा किया है। कुबादली शहर आर्मेनिया से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अजरबैजान ने कब्जे का वीडियो जारी किया है जिसमें उसके सैनिक कुबादली में झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया में जारी भीषण जंग के बीच आर्मेनिया की मदद के लिए रूस ने काराबाख से सटी सीमा पर नई चौकियां बनाई हैं। इससे साफ हो रहा है कि रूस बहुत जल्द अजरबैजान के खिलाफ जंग में कूद सकता है। ये चौकियां लाचिन हाईवे के बेहद करीब हैं। नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस पासियान के ऐलान के बाद तय हो गया है कि जंग अभी थमने वाली नहीं है। पासियान ने कहा कि हम अजरबैजान के साथ दशकों पुराने विवाद का हल कूटनीति की बजाय सैन्य साधनों से करना चाहते हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूस पर आर्मेनिया की मदद करने का आरोप लगाया है। इल्हाम अलीयेव ने कहा कि हम रूस से हथियार खरीदते हैं और उसकी कीमत अदा करते हैं, लेकिन आर्मेनिया को वहां से मुफ्त में हथियार मिल रहे हैं। अजरबैजान की मदद पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। एर्दोआन ने कहा कि अमेरिका हमें प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो किसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो आपको बैन लगाना हो लगा दीजिए, धमकी मत दीजिए। हम कोई पिछड़े देश नहीं, हम तुर्की हैं। नागोर्नो काराबाख में कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग के बीच इजराइल ने दोनों देशों के युद्ध प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इजराइल पर आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगा था। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिन तक भीषण जंग चली, जिसमें करीब 66,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोनों देशों में 2 बार संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने मुस्लिम राष्ट्रों से आखिर क्या अपील की है? चीन की विस्तारवादी नीति को ताइवान के युवाओं ने चुनौती कैसे दी है? ब्रिटिश चैरिटी क्लब तालिबान के पूर्व आतंकवादियों की भर्ती क्यों कर रहा है? वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में आप देखिए। फ्रांस ने मुस्लिम देशों से सामान बहिष्कार करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। मुस्लिम देशों ने इस्लाम पर मैक्रों के दिए बयान को लेकर अपने देशवासियों से फ्रांस में बने सामान को न खरीदने की अपील की थी। मैक्रों ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने की बात कही थी। हांगकांग के प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर ताइवान में चीन के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तार आंदोलनकारियों के नाम लिखे पोस्टर लेकर ताइवान में मार्च निकाला और चीनी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ विरोध जताया। फ्रांस के राजदूत को वापस बुलाने पर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपना रास्ता भूल गए हैं। उन्हें जागते सोते सिर्फ एर्दोगन ही दिखाई दे रहा है। पहले वो खुद को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, तब हम पर सवाल उठाएं। इराक में चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बगदाद, नजफ, नसीरियाह और बसरा में युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 1 साल पहले प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले आरोपियों को तुरंत सजा देने की मांग की। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग को साफ करने के लिए ब्रिटेन की सामाजिक संस्था ने तालिबान के सैकड़ों पूर्व आतंकियों को नियुक्त किया है। हेलमंड प्रांत में ब्रिटिश सैनिकों के पूर्व कमांडर मेजर जनरल जेम्स कोवान ने कहा कि ये पहले AK-47 लेकर चलते थे, आज बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। अफगानिस्तानी सेना का तालिबान और ISIS के आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। सेना ने ननगरहर प्रांत से ISIS और तालिबान के 2 कमांडरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सेना ने मुठभेड़ के दौरान 6 तालिबान आतंकियों को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन की मदद के आरोप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टिप्पणी से इंकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के दौरान व्लादिमीर पुतिन पर जो बिडेन को $3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर चंदा देने का आरोप लगाया था।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को पत्र लिखकर इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया में फैलाई जा रही पूर्वाग्रह पर बैन लगाने की मांग की है। इमरान खान ने इस्लाम को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पर भी सवाल उठाए थे। चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती हिमाकतों को देखकर दक्षिण कोरिया ने भी अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। दक्षिण कोरिया का ये ट्रेनिंग शिप नेवी के लिए बेहद मददगार है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दक्षिण कोरिया की नेवी ने रडार से लैस शिप को ट्रेनिंग के लिए अलग से रखा है। एलएसी पर चीन को चित करने की भारत का फुल प्रूफ प्लान आखिरकार क्या है? बॉर्डर पर विवाद के बीच कब होगी भारत चीन कमांडर के बीच 8वें दौर की बातचीत? किसने कहा इमरान होंगे साफ? बाजवा का भी हिसाब होगा। चीन पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। एलएसी पर तनाव को देखते हुए भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां कर ली हैं। मोदी सरकार ने लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी के पास 47 नए आउटपोस्ट बनाने का फैसला किया है। इन आउटपोस्ट पर नए हथियारों से लैस आईटीबीपी के जवान तैनात होंगे, जिनके लिए सभी जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच इसी सप्ताह 8वें दौर की बातचीत होने की संभावनाएं हैं। इससे पहले 12 अक्टूबर को चुशूल में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक हुई थी, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पिछले 5 महीनों से दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर विवाद बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे इमरान खान की आवाम उन्हें गद्दी से बेदखल करने पर तुल गई है। पाकिस्तान के क्वेटा में आयोजित विपक्षी दलों की तीसरी रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाजवा पर जनादेश चोरी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें 2018 के चुनाव में की गई धांधली का हिसाब देना होगा। करगिल वॉर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। नवाज शरीफ ने कहा कि करगिल युद्ध से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, उल्टा पूरी दुनिया के सामने बदनामी मिली है। क्वेटा की रैली में नवाज शरीफ ने तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर सीधा हमला बोला और करगिल युद्ध में पाकिस्तान के सैकड़ों जवानों की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। जिस समय पीडीएम की रैली चल रही थी, उसी समय क्वेटा के ही हजरतगंज इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ। इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बम धमाके के बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई और फोन इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई। रैली में शामिल नेताओं की सुरक्षा को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे थे। घर में घिरे इमरान खान भारत से जंग के लिए अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तानी नौसेना के लिए कराची में मैग्नम क्लास की कॉर्वेट का निर्माण कर रही है। जहाज के ढांचे को पानी में डालने की सेरेमनी में तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी शामिल हुए। FATF के हालिया फैसले को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान पर विदेशी मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया। वहीं पाकिस्तानी सरकार 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में बने रहने को ही डिप्लोमेटिक जीत बता रही है। लद्दाख में भारत से जारी तनाव के बीच ठंड में चीनी सैनिकों की हालत पतली हो चुकी है। इसका सबूत खुद चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट है, जिसके मुताबिक ठंड से बचने के लिए PLA के सैनिकों को खाने में खास तरह के एनर्जी पैकेट्स दिए जा रहे हैं। चीन के ड्रोन कितने बड़े डपोर शंख हैं, उसकी कलई खुल गई है। एक एयर शो के दौरान वो देखते ही देखते क्रैश हो गया। चीन ने अपनी कमी को छिपाने के लिए अब तक इस एयरक्राफ्ट का नाम नहीं बताया है। बताया जाता है कि उड़ान भरते ही ब्लास्ट के बाद उसके पुर्जे पुर्जे उड़ गए। और वहीं चीन से तनाव के बीच भारत और अमेरिका में आज कहां पर होगी 2+2 वार्ता? चाबहार बंदरगाह पर। अमेरिका ने भारत को दिया कौन सा आश्वासन? सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस से आखिरकार क्यों चीन घबरा चुका है? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर कौन सी है? देश की तमाम बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 भारतवर्ष में। आज भारत आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर। नई दिल्ली में आयोजित 2+2 बैठक में होंगे शामिल। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच ये तीसरे चरण की बैठक है। इसमें चीन की चालबाजी और उससे बढ़ते खतरे पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक में एलएसी तनाव पर प्रमुख रूप से चर्चा की उम्मीद है। इसके साथ ही BACA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट होना है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य क्षमता बढ़ाने और एक दूसरे से जानकारी साझा करने का निर्णय लेंगे। 2+2 बैठक से पहले अमेरिका ने दिया भारत को आश्वासन, ईरान पर प्रतिबंधों का चाबहार पोर्ट पर नहीं होगा असर। ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भारत ने चाबहार बंदरगाह को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में अमेरिका से चर्चा की थी। इसके बाद अब वॉशिंगटन का यह आश्वासन खास मायने रखता है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज से नई दिल्ली में भारतीय सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें सेना प्रमुख MM नरवणे, उप सेना प्रमुख और सेना के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन आज मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी दुनिया भर के प्रमुख कंपनियों के सीईओ को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मिलकर किया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें दुनिया भर के 45 से भी ज्यादा कंपनियों के सीईओ हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान से युद्ध की तारीख तय कर दी है। ये कहना है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। ये मोदी जी की सब तिथि तय है मित्रों, कब क्या होना सब तय है। स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बयान दिया है, जिस पर देश की सियासत गरमाने के आसार हैं। मुंबई में आयोजित शिवसेना की दशहरा रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन के बहाने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि बिहार में फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी प्रदेश पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? बीजेपी पर अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि पहले वो अपनी सरकार बचाएं। विश्व के दूसरे सबसे ठंडे स्थान लद्दाख के द्रास में कल इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जोजिला पास और मीना मार्ग पर करीब 2 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई। इस दौरान पर्यटकों ने खूब मजा लिया। गाड़ियों की आवाजाही बनाए रखने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को लगातार ठीक करने का प्रयास जारी है, क्योंकि इसी हाईवे से लद्दाख में सामान की सप्लाई की जाती है। देश में कोरोना संक्रमण के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। कल कोरोना के 45,000 नए केस सामने आए, जबकि 58,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कल कोरोना से मौत का आंकड़ा कम होकर 460 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6.5 लाख हो गई है। देश में अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में आज थम जाएगा विधानसभा चुनाव प्रचार के फर्स्ट फेज का शोर। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी और राहुल कहां पर करेंगे रैलियां। नीतीश की सभा में क्यों लगे मुर्दाबाद के नारे? किसने कहा सत्ता में आए तो नीतीश को जेल भेज देंगे? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 1066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। पहले चरण में ही पटना जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होना है। 28 अक्टूबर को जब बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा होगा, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले चरण के लिए चुनावी सभा करते नजर आएंगे। पीएम मोदी पटना और मुजफ्फरपुर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी दरभंगा और कुशेश्वर स्थान में रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे। गुस्साए नीतीश ने कहा कि जिसकी जिंदाबाद कर रहे हो उसे ही जाके सुनो। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब नीतीश लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान कुछ युवक नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इससे सभा में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। बिहार में विकास के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 4 साल से नीतीश सरकार में स्थिरता नहीं थी। जब सरकार में स्थिरता नहीं थी तो विकास कैसे होता? सबको मालूम है कि बीजेपी ने बहुमत वाली सरकार को गिराने के लिए कैसे साजिश रची थी। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहारी हूँ, अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। लालू यादव दिल में रहते हैं, नीतीश थक चुके हैं, उनमें अब कोई ऊर्जा नहीं बची। लोगों के दिल में है लालू जी। पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 10 बजे। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि तेजस्वी अपनी राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं। जब काम करने का मौका मिला तो कांड किया और अब अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त घमासान के बीच कल एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बक्सर की रैली में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार और उनके अधिकारी जेल में होंगे। वहीं चिराग ने सीतामढ़ी में भव्य सीता का मंदिर बनवाने का वादा किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव क्रिकेट खेलते नजर आए। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव को कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख गए। इसके बाद वो अपने अंदर के क्रिकेटर को नहीं रोक पाए और मैदान पर उतरकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा कि आरजेडी अपने 15 साल के कुशासन को भुलाकर वोट लेना चाहती है, इसीलिए इनके पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीरें गायब है। वे नई पीढ़ी से नरसंहार, अपहरण उद्योग और पलायन का काला अतीत छिपाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस और वामपंथियों की संगत में यही सीखा है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोरोना को मात देकर घर आए नेताजी। महाराष्ट्र सरकार को लेकर संजय राउत का बड़ा ऐलान क्या है? अन्य राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए।
यूपी के कानपुर में रेलवे और बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम अरशद अली है, जिसने लोगों को डराने के लिए फोन पर रेलवे और बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी ID कार्ड बरामद हुआ है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को लेकर संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि हम 5 साल की नहीं बल्कि 25 साल महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि केंद्र की तरफ बढ़ेंगे। हमने पिछले साल कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना का CM होगा, जो हुआ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल सिंह लोधी समेत अब तक कांग्रेस के 26 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश के डबरा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना को मात देकर अपने घर आ गए। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था। कल स्वस्थ होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बच्चों के यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। आलिया ने पति नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के सार्थक परिणाम नजर आने लगे हैं। गांधी जयंती पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर से 1 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 16 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम और 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कश्मीर में युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए आर्मी ने बड़गाम में यंगिस्तान दिल से भाग रन फॉर फन मैराथन का आयोजन किया। ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित रन फॉर फन मैराथन में करीब 250 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।